तो डियर हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लोग जो है अब यहाँ पे बातें करने वाले हैं आपका ओवरबर्डन करेक्शंस के बारे में। ये ओवरबर्डन करेक्शंस क्या है, हम लोग जो है फील्ड मेथड की मदद से बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने वाले थे। तो उस क्रम में हम लोग जो है क्या करते हैं कि 3 तरीके का टेस्ट जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं सॉइल पे, है ना, या जो फुटिंग बनाते हैं उसमें। पहला है प्लेट लोड टेस्ट, दूसरा जो हम लोग कंडक्ट करते हैं वो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और इसके अलावा जो हम लोग कंडक्ट करते हैं वो है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो हम लोग फर्स्ट यानी प्लेट लोड टेस्ट में हम लोगों ने कैलकुलेशंस तो कर लिया, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है इसमें एसपीटी वैल्यू तो हम लोगों को कैलकुलेट मिल जाता है, यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू तो मिल जाता है, लेकिन उसमें जो फील्ड में हमें वैल्यू मिला उसमें कुछ करेक्शंस की भी करने की ज़रूरत पड़ती है। 2 कारणों से करेक्शन किया जाता है, एक होता है ओवरबर्डन करेक्शंस और दूसरा होता है वाटर टेबल करेक्शंस या डायरेक्टेंसी करेक्शन या फाइन करेक्शंस। तो इसकी मदद से जो है हम लोग करेक्शंस भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो है लोड वगैरह जो है हमें कुछ अलग मिल जाता है जो कि एक्चुअल से थोड़ा अलग रहता है, अंतर रहता है उसमें, इसलिए जो है उसको यहाँ पे लिया जाता है। तो ओवरबर्डन करेक्शंस की बात किया जाए तो दिस करेक्शन इज मेनली रिक्वायर्ड, ये करेक्शंस सिर्फ रिक्वायर्ड है कहाँ पे, इन कोहेजन लेस सॉइल, अगर कोहेजन लेस सॉइल है या ग्रेनुलर सॉइल है तब। इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ और इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, जैसे जैसे इंक्रीज करेगा डेप्थ या फिर इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीजेज, जो कन्फाइनिंग प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। ड्यू टू हायर कन्फाइनिंग प्रेशर एट लार्जर डेप्थ एसपीटी नंबर इज ओवर एस्टिमेटेड, है ना। लार्जर डेप्थ पे जो कन्फाइनिंग प्रेशर्स है वो हाई होने के कारण से एसपीटी वैल्यू जो है लार्जर डेप्थ पे मिलता है, जो कि ओवर एस्टिमेटेड होता है। बट व्हेन कन्फाइनिंग प्रेशर इज लेट, बट जब कन्फाइनिंग प्रेशर जो है हमारा कम होता है लूज सॉइल में या एट अ स्मॉलर डेप्थ, देन एसपीटी नंबर इज अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड होता है मतलब बहुत ही कम आ जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में जो है हम लोगों को करेक्शन फैक्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। देयरफॉर टू मॉडिफाई द एसपीटी नंबर यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर या वैल्यू, ओवरबर्डन करेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो उस कंडीशन में ओवरबर्डन करेक्शन को जो है रिक्वायर्ड होता है। N1 इज इक्वल टू N0 इंटू 350/70 प्लस सिग्मा बार। यहाँ पे N0 जो है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एसपीटी नंबर है या एसपीटी वैल्यू कह सकते हैं, और सिग्मा बार जो है ओवरबर्डन प्रेशर एट द टेस्ट लेवल, टेस्ट लेवल पे ओवरबर्डन प्रेशर कितना है। ओवरबर्डन प्रेशर कभी भी हम लोग जो है 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं लेकर चलते हैं, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। और जो आपका N1 है वो करेक्टेड वैल्यू है आपका आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन। ओवरबर्डन करेक्शन जैसे ही अप्लाई करें उसके बाद जो करेक्टेड वैल्यू आएगा वो हमारा N1 कहलाएगा। फॉर सिग्मा बार ग्रेटर देन इक्वल टू 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस करेक्शन फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर सिग्मा बार का वैल्यू यानी ओवरबर्डन का प्रेशर का वैल्यू जो है वो अगर आपका 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है या उससे बड़ा है, उस कंडीशन में जो ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर है वो हम लोग नहीं करेंगे, ओवरबर्डन करेक्शंस की कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं वाटर टेबल करेक्शंस की, जिसको डायलेटेंसी जो है करेक्शंस भी कहते हैं या फाइन करेक्शंस भी कहते हैं। तो जो वाटर टेबल करेक्शंस है ये अप्लाई किया जाता है फाइन सैंड में या सिल्ट में, है ना। फाइन सैंड या सिल्ट में किया जाता है जब वाटर टेबल जो है प्रेजेंट होता है तब। जो वाटर टेबल करेक्शंस है वो अप्लाई किया जाता है व्हेन वाटर टेबल इज एट और एबव द टेस्ट लेवल, टेस्ट लेवल पर या टेस्ट लेवल से ऊपर अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है तब जो है वाटर टेबल करेक्शंस जो है कैलकुलेट करते हैं। इफ़ वाटर टेबल इज बिलो द टेस्ट लेवल देन दिस करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड।
अगर वाटर टेबल जो है टेस्ट लेवल से नीचे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वाटर टेबल करेक्शंस की कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ड्यू टू डायनेमिक करेक्शंस एक्शन, है ना, जो डायनेमिक एक्शंस होता है, हैमर, पोर, प्रेशर, रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड, है ना, तो हैमर, पोर, प्रेशर, रेजिस्टेंस जो है डेवलप हो जाता है डायनेमिक एक्शंस ऑफ हैमर के कारण से, विच काउजेज एसपीटी नंबर कैन बी ओवर एस्टिमेटेड, जिसके कारण से जो है जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर है या वैल्यूज़ है वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है। देयरफॉर टू रिड्यूस एसपीटी वैल्यू, इसलिए एसपीटी वैल्यू यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है वाटर टेबल करेक्शंस फैक्टर को जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका N2 इज इक्वल टू 15 प्लस हाफ इंटू N1 माइनस 15 ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे आपका N1 जो है ग्रेटर देन 15 हमेशा होना चाहिए। N1 जो है वो करेक्टेड वैल्यू होता है आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शंस, और N2 जो है फाइनल करेक्टेड वैल्यू होता है आफ्टर वाटर टेबल करेक्शंस। ठीक, तो यहाँ पे इफ़ N1 जो है लेस देन 15 है, अगर N1 का वैल्यू यानी जो करेक्टेड वैल्यू है आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शंस के बाद जो वैल्यू आया वो अगर 15 से कम है तो उस कंडीशन में करेक्शन फैक्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर जो है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वाटर टेबल इज़ ऑलवेज अप्लाइड आफ्टर, जो वाटर टेबल है वो ऑलवेज अप्लाई किया जाएगा आफ्टर, यहाँ पे डियर वाटर टेबल करेक्शंस कर लो, ठीक है, वाटर टेबल करेक्शंस, है ना, वाटर टेबल करेक्शन इज ऑलवेज अप्लाइड आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन। ओवरबर्डन करेक्शंस जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके बाद दिस SPT test is suitable for dense sand because in loose sand and split pores water pressure resistance is developed, इसलिए जो है इसका जो है सिर्फ और सिर्फ डेंस सैंड में ही सूटेबली यूज किया जाता है जो SPT टेस्ट है उसका। इट इज़ जनरली नॉट सूटेबल फॉर क्ले सॉइल, क्ले सॉइल के लिए ये जो है सूटेबल नहीं होता है बिकॉज पोर प्रेशर रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड एंड अंडर द डायनेमिक एक्शन ऑफ हैमर क्ले इज रीमोल्डेड, है ना, रीमोल्डेड के कारण से हम लोग जो है जो जनरली हमारा जो पोर वाटर प्रेशर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है हमारा क्ले सॉइल में, इस कारण से हम लोग जो है ये क्ले में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ डेंस सॉइल में जो है इसको यूज करते हैं। उसके बाद बात करें Na, Nb, Nc और Nd आर द फाइनल करेक्टेड SPT नंबर। ये फाइनल करेक्टेड SPT जो है नंबर आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। नंबर एस्टिमेटेड एट डिफरेंट लेवल्स देन एवरेज वैल्यू शैल बी यूज फॉर फर्दर कैलकुलेशन, और फर्दर कैलकुलेशन के लिए इन वैल्यूज़ का एक एवरेज डाटा जो है हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, तो एन एवरेज इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd बाई 4, क्योंकि 4 डाटा था तो 4 से डिवाइड कर दें तभी तो एवरेज आएगा ना। उसके बाद आपका है एनी ऑफ द कैरेक्टेड वैल्यू, कोई भी कैरेक्टेड वैल्यू Na हो, Nb हो, Nc हो या Nd हो हैज़ मोर देन 50% वेरिएशन विद एवरेज SPT वैल्यू इन एवरेज देन वैल्यू इज़ रॉन्ग, है ना। इन एवरेज का जो वैल्यू है उससे अगर किसी एक का भी वैल्यू अगर 50% से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू हम लोग लिए हैं वो गलत है। इट शैल बी इग्नोर्ड, उस कंडीशन में उसको इग्नोर करना है। एंड नाउ एवरेज वैल्यू शैल बी एस्टिमेटेड फ्रॉम रिमेनिंग लेवल्स, है ना, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है, जो बाकी बचा हुआ वैल्यूज़ है उसके बेसिस पे। जैसे यहाँ पे मान लो कि एक एग्जांपल्स लिए कि एन ए जो है
30 है, NB जो है 32 है, NC जो है 62 है और ND जो है 37 है। तो N एवरेज इज इक्वल टू आएगा 32 प्लस 30 प्लस 62 प्लस 37/4, यानी ये क्या आया 40.25, यानी अप्रोक्सीमेटली 40 यहाँ पे जो है आया, जो कि करेक्ट है, 50% से ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे आपका डाटा सही है। लेकिन ये हम लोगों ने सोचा कि डाटा सही है, क्या ये एक्चुअली सही है? तो अब हम लोग जो है SPT यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए ये जो एवरेज डाटा आया इसका जो है 50% पहले करेंगे, यानी इससे इसका 50% ज़्यादा, मतलब आपका जो है 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तो फॉर SPT 1.5 इंटू 40 यानी 60 आ जाएगा, जो कि NC का जो वैल्यू है 62, उससे ये 62 जो है बड़ा है 60 से। यहाँ पे NC इज़ रॉन्ग, NC जो है यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो 50% आया 40 का, उससे भी ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो वैल्यू है उसको इग्नोर करेंगे और जो रिमेनिंग डाटा बच गया उससे, है ना, जो रिमेनिंग डाटा बच गया उससे हम लोग जो है एवरेज निकालेंगे। तो फाइनल इन वैल्यूज इज इक्वल टू 30 प्लस 32 प्लस 37/3 यानी 33 आएगा। और 33 का अगर आप 1.5 गुना करेंगे तो ये जो है तीनों वैल्यू जो है इसके 1.5 गुना वैल्यू से है ना, वो हमेशा यानी 50% इस वैल्यूज़ के 50% मोर से ये सारे वैल्यू जो है छोटा होंगे। तो ये चीज़ जो है आपको बोला गया है। बाकी इससे रिलेटेड और भी अपडेट आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बस आप जो है बने रहिए हमारे साथ। देखो, अगर आप ऐप पे क्लासेस कर रहे हो देन दैट्स वेरी फाइन। अपने दोस्तों को भी बोलो कि वे लोग भी जो है इस से जो है जुड़े, ताकि उनका भी जो है बेनिफिट हो सके, है ना, वो भी अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सके, अपने अंदर जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसको निखार सके, बेहतर कर सकें। तो जब तक अगर आप नहीं बोलोगे, किसी को नहीं बताओगे, तो उससे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? तो हर किसी को आपको बताना तो पड़ेगा ना, बताओगे तभी तो कुछ होगा, कोई थोड़े ना जान रहा है। रिकमेंडेशन हर जगह रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एलोएबल बियरिंग प्रेशर और सेफ बियरिंग प्रेशर यूजिंग सेटलमेंट क्राइटेरिया और यूजिंग SPT वैल्यू। तो पीक हैसेन इक्वेशंस की मदद से, तो नेट एलोएबल बियरिंग प्रेशर इन kN/m², जो कि दिया जाता है QA नेट इज इक्वल टू 0.41 NSCW। यहाँ पे N की बात किया जाए तो एवरेज करेक्टेड SPT नंबर होता है, S जो है परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इन mm होता है, और CW को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आता है 0.5 × 1 + DW/B + DF, है ना। जो विड्थ है फाउंडेशन का वो B जो है आपका विड्थ है, और डेप्थ जो है हमारा ये डेप्थ है फुटिंग का, और DW जो है ये डेप्थ है वाटर टेबल, कितना डेप्थ पे जो है प्रेजेंट है उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है DW से। तो इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद इस इक्वेशंस में पुट कर देना है। जैसे ही आप इस इक्वेशंस में पुट करेंगे आपका जो है आंसर्स आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूलाज है आपका नेट एलोएबल नेट सेफ बियरिंग प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए बियरिंग प्रेशर, यहाँ पे है ना, बियरिंग प्रेशर यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा। प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, तो QA नेट या QN सेफ इज इक्वल टू 1.4 × N-3 × B + 0.3/2B का होल स्क्वायर इंटू S × CW × CD, है ना। ये जो है आपका kN/m² में होता है। यहाँ पे CW इज इक्वल टू यानी जो कि वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है, वो उसको कैलकुलेट किया जाता है 0.5 × 1 + DW/B। यहाँ पे DW जो है डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो
द बेस ऑफ फुटिंग से कितना नीचे है वो, या उसको जो बताता है। ए जो है परमिसिबल सेटलमेंट को बताता है इन mm, और CD जो है डेप्थ ऑफ करेक्शन फैक्टर को बताता है। यहाँ पे CD को कैलकुलेट करने के लिए 1 + DF/B फार्मूला यूज़ करते हैं, और ये जो है लेस देन या बराबर होता है 2 से 4 शैलो फाउंडेशन के लिए। फिर IS कोड मेथड की मदद से या जो रिकमेंडेशंस है उसकी मदद से भी जो है कैलकुलेट करते हैं। तो IS कोड मेथड रिकमेंडेशन यूज ऑफ टैंक्स इक्वेशंस विद स्मॉल करेक्शन। टैंक्स इक्वेशंस में या टैंक्स के द्वारा जो दिया गया थ्योरीज है उसमें थोड़ी बहुत करेक्शंस करते हैं, एंड विद डेप्थ करेक्शन फैक्टर। किसके साथ? डेप्थ करेक्शन फैक्टर के साथ। तो QA नेट या QN सेफ इज इक्वल टू 1.38 n-3 इंटू B प्लस 0.3/2B का होल स्क्वायर S इंटू CW फॉर फुटिंग के लिए, और स्ट्रिप कह सकते हो, है ना, स्ट्रिप फुटिंग कह सकते हो, या नॉर्मली फुटिंग के लिए। और QA नेट और QNS सेफ इज इक्वल टू 0.88 n-CW इंटू S फॉर रैफ्ट फुटिंग के लिए जो है आप यहाँ पे जो है लेकर चल सकते हो। और QA नेट इज इक्वल टू 21 किलो न्यूटन होता है। रैफ्ट फुटिंग अगर हम लोग सैंडी सॉइल में कर रहे हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 21 n ये फॉर्मूला होता है ना, 21 n ये फॉर्मूला पे अगर डायरेक्टली पुट करेंगे तो रैफ्ट फुटिंग का अगर सैंड में कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू जो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेशन करना है। अपने टॉपिक को जो है समझने की कोशिश कीजिए। टॉपिक अगर एक बार आपको समझ में आ गया, आप उस पर बेस्ड किसी भी तरीके का क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली 100% आप क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाएंगे। बस आपके अंदर जो है जुनून होना चाहिए, है ना। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें जो है कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिएगा जो कि संभव फिर नहीं है, ठीक है। तो जुनून आपके अंदर लाना पड़ेगा, पागल आपको बनना पड़ेगा, एकदम तेज और पागल, तभी जो है आप कुछ हासिल कर पाइएगा। लोग आपको बुराई करेंगे, लोग आप पे हंसेंगे आप अगर कुछ अलग तरीके से कीजिएगा तो, लेकिन बाद में वही आपको जो है याद करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे। ये चीज़ जो है ज़िंदगी का ये एक सफल मंत्र है। आप पहले स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करोगे हर कोई आपको जो है अलग नज़र से देखेगा, लेकिन एक बार जब सफल हो जाओगे तो आपको इतना सम्मान सब करेगा कि मत पूछो, इसका कोई मोल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशंस को जो है यहीं पे रखते हैं। बाकी आने वाले समय में आपको और भी मिलेंगे। देखो ये सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो प्रॉपर तरीके से आपको जो है पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे, और भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। बस आप लोग जो है बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।